नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने थोड़े दिन पहले योगी जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा जो उन्होंने हरियाणा के चुनाव के दौरान और कई रैलियों में कहा, और उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को कहा कि इनडायरेक्टली कहा कि बटोगे तो कटोगे। एक ऐसा नारा दिया गया जिसमें कि एक समाज पूरी तरह से हिल के रख गया और दूसरे समाज को भी ये समझ में आने लगा कि ये टकराव की स्थिति आ सकती है। बटेंगे तो कटेंगे। उसी के परिणाम स्वरूप उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बहराइच में एक ऐसी घटना हुई जिसके लिए योगी जी की बात कहीं लोगों के दिलों में बैठ रही है कि यदि हम कंसोलिडेट नहीं हुए तो हमारे आदमी इसी तरह से मारे जाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बहराइच में जो घटना घटित हुई उसका आने वाले समय में यूपी के उपचुनाव में क्या असर पड़ेगा और कैसे लोग वोट करने की सोचेंगे। सक्सेना साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने देखा कि आपके देश की जो परिस्थितियां आई हैं जी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि परिस्थितियां कुछ ऐसी नजर आ रही हैं कि जो 1990 की परिस्थितियों की तरफ मैं मुड़ता हुआ देख रहा हूँ। जितनी बार भी हिंदू धर्म की कोई शोभा यात्रा निकल रही है या कोई ऐसा जुलूस निकल रहा है उसमें पत्थरबाजी या टकराव, और अब की बार तो ऐसी स्थिति आई कि कानून हाथ में लेते हुए एक व्यक्ति को मार दिया गया। उससे काफी कुछ तनावपूर्ण स्थिति बनी। ये घटना शायद इस सारी घटना को देखकर पूरा देश, विशेषकर यूपी के लोगों को तो इस पे बड़ा असर आया है। तो मुझे लगता है कि वो सब लोग योगी जी की बात को मान रहे होंगे कि आप कंसोलिडेट हो जाइए वरना आप कटने की स्थिति में होने रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बहराइच की घटना हुई है जो किसी तरह की स्थिति ऐसे पैदा कर दी गई कि लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि योगी जी का कथन 100% सही है या उसमें कुछ संशय है? देखिए, योगी जी ने जो कहा उस समय इस तरीके की कोई तनाव की घटना नहीं थी। केवल उन्होंने उन प्रयासों को एंगल लगाते हुए अपनी बात कही थी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जातियों को, हिंदुओं को बांटने के लिए पॉलिटिकल रूप से प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ये आपका ध्यान मेरे ख्याल से जातिगत जो लेकिन मैं समझता हूँ ये हिंसा इसके बाद अचानक ये जो घटना घट गई बहराइच की, इसने इसको और पुख्ता कर दिया, क्योंकि उस समय हिंदू जो समुदाय थे, खून कत्ल तो हुआ ही है, हिंसा हुई है बड़े पैमाने पे। उस गवर्नमेंट भी होने के बावजूद उन्होंने स्पॉन्टेनियस जो भी चीज घटनाएं हुई उनने अपने को मतलब किसी व्यक्ति की हत्या कर देना जिसपे किसी तनाव के पूर्ण स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर लेते हुए हाथ में इस तरीके की पहले अलीगढ़ में कई घटनाएं हुई स्पॉन्टेनियस, बाद में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल भी किया गया, पीएसी को कड़े कदम उठाने पड़े, आपको ध्यान होगा। ये कई घटनाएं जून के बाद काफी होने तो ये ऑर्गेनाइज वे में हुई है, सबसे बड़ी चीज वही। सक्सेना साहब, ये जो योगी जी ने कहा है वो कुछ सोच समझ के कहा गया, क्योंकि जून के बाद एक तरफा राजनीति का रुख कांग्रेस ने विशेषकर मोड़ने की कोशिश की है। वो कंसोलिडेशन चाहती है मुस्लिम वोट का, सपा से हटकर अपने पास। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, एक तो मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समाज कंपैरेटिवली कम पढ़ा है। उसे एक धार्मिक सोच, उसके सारे सोच विचार, मैं सक्सेना साहब इसको मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा जहां तक मेरे अनुभव का सवाल है, क्योंकि मैं अपने बचपन से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने उनकी वर्किंग देखी है। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुस्लिम वर्ग जो है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, दोनों में जहाँ तक धर्म का मामला है आप दोनों में अंतर नहीं देखेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहता हूँ कि मैं बचपन में जब मुस्लिम क्षेत्र में रहता था तो मैं ये सुना करता था कि वो मुस्लिम लोग जो है अपने बच्चों को एक बात सिखाते थे
जी जो मेरी बात को पुख्ता करते हैं कि पढ़े लिखे मुस्लिम शायद उदारतावाद से सोच पाए। जी जी मुस्लिम बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया जाता है, एक सेंटेंस है, मजहब में अकल का दखल नहीं है। हाँ ये बिल्कुल है। ये मुस्लिम समाज अपने बच्चों को बचपन से सिखाता है। यानी कि मजहब के मामले में आप चाहे कितने पढ़ लिख जाएं, जी लेकिन मजहब के मामले में आप क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं हैं। आपको अकल का दखल नहीं करना है और जी। आपको एज इट इज मानना है। तो ये बात आपके कहना कि पढ़े लिखे ना होना एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा समाज भी हो सकता है कि वो मुखर होकर नहीं आता है, लेकिन साइलेंटली अपने अनपढ़ लोगों के पीछे ही चलता है। नहीं, आपकी बात अपनी जगह महत्वपूर्ण है। देखिए सर सैयद अहमद जी ने इसी बात से उबरने की कोशिश की, पर अंत में उन्हें भी यही सहारा लेना पड़ा कट्टरवाद का। तो कट्टरवाद तो इस्लामिक वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की सामाजिक स्थितियों पे, राजनीतिक स्थितियों पे, संवैधानिक निर्णयों पे हर तरीके से कोई ना कोई असर डालता रहता है। तो सक्सेना साहब, हम बिंदुवार उपचुनाव जो हो रहे हैं जी अभी 9 उपचुनाव हो रहे हैं, 10वां मिल्कीपुर किसी संवैधानिक कोर्ट में केस होने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि ये भी लोगों को गलत बताया जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी एक याचिका दाखिल हुई थी कोर्ट में जिसमें विरोध किया गया है इस याचिका को वापस लेने का सपा के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर का चुनाव, जो ये बात कही जा रही है कि बीजेपी डर रही है इसलिए नहीं करा रही है, ये जबकि रिवर्स बात है। सपा नहीं चाहती है कि मिल्कीपुर का चुनाव हो और उस पर असर अन्य उपचुनावों पे आए। नहीं, अब इनके सपा के विरोध या समर्थन पे तो असर पड़ता नहीं है, कोर्ट में जा चुका है मैटर। नहीं, कोर्ट में साहब याचिका वापस लेने की बात आई। हाँ, मैं कोर्ट में लेकिन उसमें अवधेश सिंह के लोगों ने अपोजिशन किया कि ये वापस नहीं होगी, सारी पार्टीज को नोटिस देना चाहिए। तो अब हुआ क्या है कि ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, सपा नेता, ये अपने को कंफर्ट पोजीशन में महसूस कर रहे थे, क्योंकि मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जिसमें सपा के जो प्रत्याशी हैं वो अब कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये इसका भी इम्पैक्ट सारे चुनावों में पड़ रहा है मिल्कीपुर का। आपको सब, अगर मैं एक महत्वपूर्ण सीट है जी, जो यादव बाहुल्य सीट है जी, मैनपुरी की करल सीट है। मैं परसों आंकड़े देख रहा था, उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है करीब 1.25 लाख यादव वोट है वहाँ पर, और इसलिए परंपरागत वोट होने की वजह से हमेशा यादव परिवार का व्यक्ति जीतता रहा, केवल एक बार बीजेपी का व्यक्ति जीता है। तो मुझे लगता है कि सक्सेना साहब, ये जो बटोगे और कटों की बात आई है, यदि यादव और मुस्लिम वोट भी सपा को मिलते हैं, तो मुझे लगता है बाकी जात के लोग कंसोलिडेट हो सकते हैं, और उसमें यादव लोग भी ये सोच सकते हैं कि बटो और कटो में उनका नाम भी आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सपा समझती है कि उपचुनाव में करहल सीट पर यादव बाहुल्य होने के बाद उनकी जीत सुनिश्चित रहेगी, ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि योगी जी उसमें जो स्टेटमेंट दे चुके हैं उसका असर मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के, जो हिंदू धर्म जाति को बिलोंग करता है, उसके मस्तिष्क में बना रहेगा। नहीं, अब देखिए ना, संजय निषाद जी की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, और भी छोटी पार्टी है, इवन बहुजन समाज पार्टी जो कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को समझती है और उसका सोच है। सब पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन, वो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक डायरेक्टिव नेचर का अपना ओपिनियन दी थी, जिसे उन्होंने निर्णय नहीं माना कि क्रीमी लेयर फैक्टर। तो क्रीमी लेयर फैक्टर में सबसे ज़्यादा टॉप क्रीमी लेयर हमारे यहाँ यादव समाज की है। अब इसका रिएक्शन है पूरे देश में, आज सरफेस पर नहीं आया है, हो सकता है इस चुनाव में भी ना आए, पर है। अगर जहाँ यादव लोग सक्रिय हैं, अगर उनके खिलाफ अन्य जातियाँ जो अपने को क्रीमी लेयर से बाहर मानती हैं, वो अपनी भूमिका तय कर चुकी हैं। अब अगर वो भूमिका हो गई, पोलराइजेशन बदली भूमिका के हिसाब से हो गया, तो राजनीतिक चुनाव परिणाम निश्चित रूप से किसके फेवर में जाना चाहिए? भाई क्रीमी लेयर के फेवर में कैसे जाएगा, आप बताइए, हैं? कोई तरीका ही नहीं है। और नहीं, मैं बात आपकी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, यादव समाजवादी पार्टी बहुत कंफर्ट पोजीशन में अब नहीं रही है। दोस्तों, जैसा कि डिस्कशन में आपने सुना
कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा। हालांकि यूपी की राजनीति में सत्ता पक्ष पे बैठे दल को कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि उपचुनाव में कितनी जीत होगी कितनी हार होगी, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिल सकता है कि जो माहौल विपक्ष के लोगों ने बनाया था सपा और कांग्रेस के द्वारा, वो हर हालत में सत्ता पक्ष चाहेगा कि उस हवा को बदला जाए, और उस हवा को बदलने में योगी जी के डायलॉग और योगी जी के स्टेटमेंट और सपा और मुस्लिम जाति द्वारा की गई एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो मुझे लगता है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बेस रहेगा चुनाव में, और ऐसे में कंसोलिडेशन, चाहे वो एससी हो या यादव जाति भी है, हो सकता है यादव जाति के लोगों को भी एक बार को सोचना पड़े कि क्या हम सपा के साथ आगे आने वाले समय पे चल पाएंगे, और कटों की राजनीति अगर हमारे ऊपर हावी होती है तो क्या हम भी उसके निशाने पे आ सकते हैं। ये मैं समझता हूँ, बल्कि सपा के कार्यकर्ताओं को हिंदू होने के नाते ये सोचना पड़ेगा, और वो अपनी सोच को, जो आंखें बंद करके अखिलेश यादव को के परिवार को वोट देते हैं, शायद वो एक बार सोचने पर मजबूर होंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, और जहाँ तक मिल्कीपुर का सवाल है, मैं समझता हूँ कि मिल्कीपुर का कभी भी चुनाव होगा, निश्चित रूप से सपा वो सीट खो चुकी है, और जो अयोध्या के लोगों ने, मिल्कीपुर के लोगों ने गलती की है, वो शायद मिल्कीपुर के लोग अब नहीं दोहराएंगे, और निश्चित रूप से मिल्कीपुर से किसी भी तरह से सपा नहीं जीत पाएगी, और निश्चित रूप से ये बीजेपी सीट वापस लेगी। और इसी तरह से अन्य जगहों पर भी जिसमें सपा के समर्थक ज़्यादा हैं, लेकिन वो योगी जी के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं नवंबर में क्या होता है। धन्यवाद।